तो हम डिस्कस कर रहे थे ऑस्टियोपोरोसिस को। इसमें हमने अभी यही पढ़ा कि जो ये डिज़ीज़ है ज़्यादातर जो ओल्ड एज पीपल हैं और ख़ास तौर पे जो ओल्ड वुमेन हैं उनमें कॉमन होती है। इसमें क्या होता है, जो बोन्स जो हैं उनकी डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस के लॉस की वजह से। उसके अलावा मल न्यूट्रिशन की वजह से लैक ऑफ प्रोटीन और विटामिन सी, और उसके अलावा जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें कमी की वजह से, और डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, और जो ओल्ड एज में जो हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशन कम हो जाती है। इसकी वजह से जो मिनरल्स की डेपोजिशन है बोन्स मैट्रिक्स में वो भी रिड्यूस हो जाती है। अब उसके बाद सेकंड डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे आर्थराइटिस। इसमें असल में आर्थराइटिस का जो मतलब है वो है इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाती है। ये भी ज़्यादातर ओल्ड एज पीपल और वुमेन में कॉमन है। इसमें क्या होता है, जो जॉइंट्स हैं वो उनमें पेन होती है, उसके अलावा वो स्टिफ़ हो जाते हैं, उनमें स्टिफनेस काज होती है। ख़ास तौर पे जो वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं जैसे कि हिप जॉइंट्स हैं, एंकल जॉइंट्स हैं, ये सारे जॉइंट्स जो हैं ये वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं। जहाँ पे हमारी बॉडी का जो वेट बेयर कर रहे होते हैं वो वाले जॉइंट्स, उनमें ज़्यादातर ये कॉमन होती है। इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो पेन किलर दी जाती है। उसके अलावा जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स हैं जिनकी वजह से स्वेलिंग कम हो जाए, वो वाली मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं। आगे नेक्स्ट हम आर्थराइटिस की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑस्टियो आर्थराइटिस है। इसमें जो कार्टिलेज है जॉइंट्स में प्रेजेंट होती है उसकी डीजनरेशन हो जाती है। और उसके अलावा क्या होता है, जो लुब्रिकेंट जॉइंट्स के दरमियान, जिनकी वजह से जॉइंट्स में ये कह लें, एक तरह से कह लें लिक्विड की तरह या लुब्रिकेंट होता है जिसकी वजह से जॉइंट्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं। तो वो जो लुब्रिकेंट की प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। और जो बोन्स हैं वो जो जॉइंट्स के पॉइंट पे अटैच हो जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं। फ्यूज़ होने की वजह से वो जो जॉइंट होगा वो टोटली इमूवेबल हो जाएगा। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस में हमने यही पढ़ा कि डीजनरेशन हो जाती है कार्टिलेज की, लुब्रिकेंट की प्रोडक्शन कम हो जाती है, और उसके अलावा जो बोन्स हैं जॉइंट्स पे फ्यूज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से जॉइंट्स जो हैं वो टोटली इमूवेबल हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड टाइप है रिमाटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जॉइंट पे उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके कॉमनली सिम्टम्स जो हैं वो थकन हो जाती है, उसके अलावा लो ग्रेड फीवर, पेन, और उसके अलावा जो जॉइंट्स में स्टिफनेस काज हो जाती है। उसके बाद थर्ड टाइप जो है वो गॉइट है। इसमें क्या होता है, जो यूरिक एसिड है वो मूवेबल जॉइंट्स के अंदर अकोमोलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। यूरिक एसिड की जो क्रिस्टल्स हैं ख़ास तौर पे जो टो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा अटैक करता है। अब यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर में जो हम मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस की टाइप्स। उसके अलावा ह्यूमन नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर्स इन ह्यूमन्स के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, उसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम और डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स होते हैं, मल्टी सेलुलर जो एक से ज़्यादा सेल से कंपोज हुए हैं, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो टिश्यू और ऑर्गन काम कर रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल हम कुछ लिख रहे हैं तो लिखने के टाइम हमारे हाथ भी काम कर रहे हैं, हमारी फिंगर्स काम कर रही हैं, हमारे मसल्स काम कर रहे हैं। मसल्स के साथ हम वो जो लिख रहे हैं वो देख हम कहाँ से रहे हैं, हम आँखों से देख रहे हैं। उसके अलावा वो जो लिख रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, वो हमारे थॉट्स हैं। तो हमारा ब्रेन भी काम कर रहा है, साथ में मूवमेंट भी हो रही है। तो डिफरेंट ऑर्गन एक ही टाइम पे काम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी काम हो रहा होता है वो इंडिपेंडेंटली नहीं हो रहा होता, उसमें डिफरेंट ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं इस कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो इसका मतलब है जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर वो कोऑर्डिनेटेड होती हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान जो है कोऑर्डिनेशन होता है। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है उसके रिस्पॉन्स में हम जो कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें क्या है हमारा ब्रेन भी इन्वॉल्व है जो मैसेज भेज रहा है, मसल्स इन्वॉल्व हैं, बोन्स इन्वॉल्व हैं, तो डिफरेंट तरह के ऑर्गन एक ही टाइम पे इन्वॉल्व होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन उनके दरमियान हो रही होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपकी बुक पे दी गई है। वन सिमिलर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ द वे इन विच मसल्स वर्क टुगेदर ड्यूरिंग मूवमेंट। व्हेन अ बॉय रन टू कैच अ ball, he uses hundred of muscles to move arm, legs, back. His nervous system uses information of his sense organ. फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का है, वो कोई भी बाल को कैच करने के लिए भागता है, तो उसके इतने काफ़ी ज़्यादा 100 से ज़्यादा मसल्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, आर्म्स के, लेग्स के, उसके अलावा बैक के। उसके अलावा उसका जो नर्वस सिस्टम है वो उसके सेंस ऑर्गन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसके मसल्स को मैसेज भेज रहा है। उसके अलावा जो मसल्स हैं वो एक सीक्वेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा अब सिर्फ यही इन्वॉल्व नहीं है कोऑर्डिनेशन में, हम साथ में उसकी ब्रीथिंग, हार्ट बीट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर जो है वो भी उसका चेंज होगा। तो मतलब साथ में अब ये भी ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा हीट उसकी बॉडी प्रोड्यूस करेगी, स्वेटिंग उस टाइम हो रही होगी, तो डिफरेंट ऑर्गन एक ही टाइम पे काम कर रहे होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कहेंगे। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की टाइप्स ऑर्गेनिज्म में कितनी होती हैं? सबसे पहला है नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम। अब सबसे पहले है नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन। ये हमारा नर्वस सिस्टम, इसमें आ जाता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, तो ये सारा कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम है। उसके बाद सेकंड केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। केमिकल कोऑर्डिनेशन जो डिफरेंट हार्मोन्स के ज़रिए हो रहा होता है उसको एंडोक्राइन सिस्टम कहेंगे। अब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज़म हैं उनके अंदर भी केमिकल्स के ज़रिए ये कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है। अब एनिमल्स जो होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन की बात करते हैं तो इसमें भी नर्वस कोऑर्डिनेशन भी हो रहा होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स के ज़रिए भी, केमिकल्स के ज़रिए भी कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है। अब यहाँ पे हमने टाइप्स डिस्कस की कोऑर्डिनेशन की। अब नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेटेड एक्शन पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ये लेक्चर नंबर आपका लेक्चर नंबर 29 है। अब 5 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर और रिस्पॉन्स। ये 5 कंपोनेंट है कोई भी कोऑर्डिनेटेड एक्शन परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले हम स्टिमुलस को डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है। अब स्टिमुलाई क्या होता है? इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल हम स्नेल को टच करते हैं, या फॉर एग्जांपल सनफ्लावर की एग्जांपल ले लें। जब आप उसको टच करेंगे तो वो उसकी मूवमेंट किस तरह से होगी, या सनफ्लावर की मूवमेंट खुद ब खुद किस तरह से लाइट की तरफ होती है, सन की तरफ होती है, या फिर वो एक प्लांट होता है जिसको छुई मुई कहते हैं, उसको जब टच करते हैं तो वो फ़ौरन से अपने पत्ते जो हैं वो क्लोज़ कर लेता है। तो ये असल में ये जो फैक्टर है जिसमें आ गया टच, लाइट, ये क्या है, इस फैक्टर की वजह से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो चेंज आया या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन फैक्टर को हम कहेंगे स्टिमुलाई। वो फैक्टर जो फॉर एग्जांपल कोई भी चेंज इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे, उसको कहेंगे स्टिमुलाई कहेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल भी स्टिमुलाई की दी गई हैं जिसमें हीट है, कोल्ड है, प्रेशर है, साउंड वेव्स, प्रेजेंस ऑफ केमिकल, माइक्रोबियल इन्फेक्शन। तो इन सब की वजह से ये सारे क्या हैं, स्टिमुलाई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं रिसेप्टर्स। अब स्टिमुलाई को जो स्पेशल ऑर्गन डिटेक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहेंगे। वो टिश्यू या सेल्स बॉडी के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो साउंड वेव्स हैं उनको डिटेक्ट कौन कर रहा होता है, ईयर्स डिटेक्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो लाइट है, लाइट को कौन डिटेक्ट कर रहा होता है, हमारी आइज़। तो आइज़ भी क्या है, रिसेप्टर हैं। उसके अलावा जो केमिकल्स होते हैं एयर में उनको हमारा नोज़ डिटेक्ट कर रहा होता है। तो ये सारे क्या हैं, रिसेप्टर। रिसेप्टर में एयर, आई, नोज़,
ये सारे किस में आ जाते हैं, रिसेप्टर्स में आ जाते हैं। द ऑर्गन, टिश्यू और सेल्स विच आर स्पेसिफिकली बुलिड टू डिटेक्ट पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गन टिश्यू जो है वो जो डिटेक्ट करता है पार्टिकुलर स्टिमुलाई को, उसको क्या कहेंगे हम, रिसेप्टर्स कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कोऑर्डिनेटर्स। अब कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, वो ऑर्गन जो कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे होते हैं और नेक्स्ट एक पार्टिकुलर ऑर्गन को मैसेज भेजेंगे। जैसे कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये किस में आ जाता है, कोऑर्डिनेटर्स में। वो ऑर्गन जो इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से रिसीव करेंगे और नेक्स्ट उस पार्टिकुलर ऑर्गन को मैसेज भेजेंगे। फॉर एग्जांपल हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो मैसेज कहाँ पे जाएगा, हमारी ब्रेन को। अब ब्रेन जो है उस मैसेज को हमारे मसल्स, अब हाथ से हमने टच किया है तो वो मसल्स को मैसेज आएगा तो मसल्स फ़ौरन से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम हाथ पीछे कर लेंगे। तो वो जो एक्शन परफॉर्म हुआ है तो ये किसकी वजह से होगा, ब्रेन जब मैसेज भेजेगा उस पार्टिकुलर ऑर्गन को तो तब ही वो प्रॉपर एक्शन हुआ। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कोऑर्डिनेटर्स। अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कोऑर्डिनेटर होता है जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और नेक्स्ट न्यूरॉन्स के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन भेजता है। नर्व इम्पल्स मैसेज को कहेंगे जो कि आगे नेक्स्ट उस ऑर्गन तक जाता है। अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं कोऑर्डिनेटर्स के। वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं केमिकल्स की फॉर्म में और फिर फॉर एग्जांपल कोई भी चेंज आता है तो वो उनको इंफॉर्मेशन वो रिसीव करेंगे और उसके बाद वो पार्टिकुलर हार्मोन जो है वो ब्लड के अंदर सिक्रीट होगा, रिलीज़ होगा। तो ये क्या होगा, ये एंडोक्राइन सिस्टम में कोऑर्डिनेटर्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ गया इफ़ेक्टर। अब इफ़ेक्टर कौन सा पार्ट होता है, ये बॉडी का वो पार्ट होता है जो कि कोऑर्डिनेटर से मैसेज रिसीव कर रहा है और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल हमने ली कि जब किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हमारा हाथ पीछे हो जाता है, तो यहाँ पे इफ़ेक्टर होगा हमारा मसल जो ब्रेन से जिसको मैसेज मिल रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट होके वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। तो मसल क्या है, इफ़ेक्टर है। इन नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स कैरी मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स ग्लैंड्स व्हिच एक्ट एज अ इफ़ेक्टर्स। अब वही नर्वस सिस्टम में क्या है, जो ब्रेन जो है, ब्रेन से मैसेज जा रहा है मसल्स को और ग्लैंड्स को, वो एक्ट एज क्या कर रहे हैं, इफ़ेक्टर के तौर पे। इन केमिकल कोऑर्डिनेशन पार्टिकुलर हार्मोन कैरी मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू पार्टिकुलर टारगेट टिश्यू। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो पार्टिकुलर हार्मोन है वो मैसेज कैरी कर रहा है कोऑर्डिनेटर से उस टारगेट टिश्यू तक, वो भी इफ़ेक्टर के तौर पे एक्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा है जो नेफ्रॉन है वो इफ़ेक्टर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है और इसके अलावा बोन्स और लीवर जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्मोन के लिए इफ़ेक्टर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, रिस्पॉन्स क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही इंफॉर्मेशन जो है कोऑर्डिनेटर को मिलती है, कोऑर्डिनेटर जो है वो एक एक्शन परफॉर्म करेगा, उसको क्या कहेंगे हम, रिस्पॉन्स कहेंगे। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल ली कि जब भी हाथ किसी गर्म चीज़ को लगता है तो फ़ौरन से हम पीछे कर लेंगे, तो ये भी क्या आ गया, ये रिस्पॉन्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। उसके अलावा जो सनफ्लावर है वो सन की तरफ ही मूव कर रहा है, उस लाइट की तरफ उसका रिस्पॉन्स है, तो वो भी क्या है, रिस्पॉन्स है। उसके अलावा जो नर्वस सिस्टम है वो इमीडिएट बहुत कम टाइम में वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा उसमें टाइम लगता है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने में। अब यहाँ पे नीचे ये दिखाया भी गया हुआ है नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे नर्वस कोऑर्डिनेशन में दिखाया गया है किस तरह से जो रिसेप्टर्स हैं, स्टिमुलस कोई भी चेंज आया एनवायरनमेंट में उनको रिसेप्टर नेक्स्ट कहाँ पे भेजेंगे, न्यूरॉन के ज़रिए, नर्व इम्पल्स कहेंगे उस मैसेज को जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलेगा। फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उस नर्व इम्पल्स को न्यूरॉन के ज़रिए इफ़ेक्टर तक भेजेंगे। इफ़ेक्टर मसल्स या ग्लैंड हो सकते हैं और फिर वो बॉडी क्या है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। तो ये क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन।
अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले स्टिमुलस कोई भी चेंज आता है तो रिसेप्टर बॉडी का कोई भी पार्ट वो चेंज को रिसेप्टर को नेक्स्ट कहाँ पे भेजेगा, केमिकल ब्लड के अंदर ही हार्मोन जो है कोई भी केमिकल है तो उसके चेंज का पता चलता है। वो नेक्स्ट जो उस को कोऑर्डिनेटर जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है वो रिसीव करेंगे उस मैसेज को, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन सिक्रीट करेंगे, वो किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो इफेक्टर उसमें नेक्स्ट ये हैं बोन्स, लिवर सेल, इफेक्टर जो हैं वो नेक्स्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो अभी हमने कोऑर्डिनेशन पढ़े, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम अब किस तरह से काम कर रहा होता है ये हम डिस्कस करेंगे। जो ह्यूमन में और हायर ऑर्गेनिज्म में जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के मेन 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें आ जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसमें डिफरेंट नर्व्स आ जाती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज हो रही होती हैं और पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही होती हैं। क्या हमने पढ़ा कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 2 कंपोनेंट हैं, कौन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो सारी नर्व्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज हो रही हैं और पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही हैं, उनको क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये सारे कंपोनेंट्स क्या हैं, न्यूरॉन से मिलके बने हैं सबसे पहले, फिर हम न्यूरॉन या नर्व सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नर्व सेल और न्यूरॉन। लेक्चर है 31। अब न्यूरॉन या नर्व सेल क्या है, ये बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो बिलियन ऑफ न्यूरॉन से, उसके अलावा दूसरे सपोर्टिंग सेल, न्यूरो गैंग्लियल सेल हैं, उनसे मिलकर बना है। अब न्यूरॉन जो हैं ये स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि मैसेज, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, रिसेप्टर से जो मैसेज कैरी कर रहे होते हैं वो कौन कर रहे होते हैं, न्यूरॉन। अब वो न्यूरॉन जो रिसेप्टर से मैसेज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगे, फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक वो मैसेज लेके जा रहे होते हैं। तो इस तरह से ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जो बॉडी के डिफरेंट सेल्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है न्यूरॉन की डायग्राम। न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है वो ज़्यादातर यहाँ पे सेल बॉडी में होता है। अब जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पे ज़्यादातर सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म ही होता है। अब यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो सेल बॉडी से अराइज हो रहे होते हैं, जिनको डेंड्राइट्स कहते हैं। उसके अलावा एक्सोन कहते हैं। जो डेंड्राइट्स हैं वो मैसेज जो है वो सेल बॉडी की तरफ कंडक्ट कर रहे होते हैं, और जो एक्सोन है वो मैसेज जो है वो सेल बॉडी से अवे लेके जा रहे होते हैं। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा। न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा ये जो पार्ट है इसको सेल बॉडी कहेंगे। यहाँ पे ज़्यादातर साइटोप्लाज्म होता है। उसके अलावा डिफरेंट प्रोसेसेस अराइज हो रहे होते हैं जिनको डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स के अलावा एक्सोन अराइज हो रहा होता है। जो डेंड्राइट्स हैं वो मैसेज सेल बॉडी की तरफ लेके जा रहे होते हैं, जो एक्सोन है वो मैसेज सेल बॉडी से अवे लेके जा रहे होते हैं। अब उसके बाद जो नर्व इम्पल्स है, जो मैसेज है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है पूरे न्यूरॉन में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेचुआन सेल क्या होते हैं। सेचुआन सेल आर स्पेशलाइज्ड न्यूरो गैंग्लियल सेल लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल अलोंग एक्सोन। यहाँ पे ये सेचुआन सेल आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि एक्सोन पे लोकेट करते हैं। अब यहाँ पे सेचुआन सेल आपको नज़र आ रहे हैं। अब एक्सोन पे ये वाले स्ट्रक्चर जो है सेचुआन सेल है। अब कुछ न्यूरॉन्स में जो सेचुआन सेल हैं ये एक शीट से कवर होते हैं जिसको माइलिन शीट कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा माइलिन शीट। अब ये जो शीट होती है ये इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करती है, मतलब इसने कवर किया हुआ है। यहाँ से जब ये जो शीट ने कवर किया होगा यहाँ पे जो मैसेज है वो यहाँ से पास नहीं हो सकेगा। अब वो पॉइंट्स जो माइलिन शीट जहाँ पे नहीं होती उनको नोड ऑफ रेनवायर कहेंगे। ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये नोड ऑफ रेनवायर हैं। अब जब यहाँ से मैसेज इस तरह ट्रैवल हो रहा है तो अभी हमने कहा कि जहाँ पे माइलिन शीट है वहाँ पे मैसेज वो पास नहीं होने देती, तो जो नर्व इम्पल्स है वो एक नोड से दूसरी नोड पे जंप करके पास होगा।
तो इस इम्पल्स को हम साल्टेटरी इम्पल्स भी कहेंगे। साल्टेटरी का मतलब जंपिंग, मतलब यहाँ से वो जंप करके यहाँ पे पास होगा, यहाँ से यहाँ पे। तो इस तरह से वो जो नर्व इम्पल्स की स्पीड है, मतलब उस मैसेज की स्पीड है, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब इनकी फंक्शन के बेस पे न्यूरॉन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, अब वो 3 टाइप्स कौन सी हैं? सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंसरी न्यूरॉन। ये जो है ये इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे होते हैं रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, मतलब वो न्यूरॉन जो रिसेप्टर से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज लेके जा रहे हैं उनको क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है उनका एक ही डेंड्राइट होता है और एक ही एक्सोन होता है। तो ये हो गए सेंसरी न्यूरॉन। इसके बाद नेक्स्ट है इंटर न्यूरॉन। अब नेक्स्ट इंटर न्यूरॉन जो हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स हैं, ये रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करने के बाद मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर देते हैं। अब इंटर न्यूरॉन जो है इसमें मैनी डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि उसमें कितने डेंड्राइट्स थे? एक ही डेंड्राइट था और एक ही एक्सोन, और इसमें मैनी डेंड्राइट और एक्सोन। उसके बाद नेक्स्ट है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो है वो इंटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन नेक्स्ट मसल और ग्लैंड को भेजेगा, मतलब इफेक्टर को भेजेगा, और इसके जो डेंड्राइट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं और एक ही एक्सोन होता है। तो तीनों में हमने पढ़ा सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन जो रिसेप्टर से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज लेके जा रहे होते हैं, और उसमें जो डेंड्राइड है वो भी एक होता है और एक्सोन भी एक होता है। सेकंड पे इंटर न्यूरॉन, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से है, ये इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, उसके बाद स्टिमुलेट कर देगा मोटर न्यूरॉन को। इसके मैनी डेंड्राइट्स और एक्सोन होते हैं। उसके बाद मोटर न्यूरॉन ये भी इंफॉर्मेशन कैरी करके नेक्स्ट कहाँ पे? मसल्स और ग्लैंड्स को भेजेगा, इफेक्टर को भेजेगा, और इसमें डेंड्राइट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और एक्सोन जो है वो एक होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 32 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम नर्व से स्टार्ट करेंगे। अब नर्व क्या होती है? अब नर्व जो है उसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा एक्सोन जो हैं वो इकट्ठे होके नर्व बनाते हैं, जो कि कवर होते हैं लिपिड की कवरिंग से। उसके अलावा एक्सोन की प्रॉपर्टी की बेस पे नर्व को आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स नर्व्स। सेंसरी नर्व्स में जो एक्सोन होंगे सेंसरी न्यूरॉन के ओनली होंगे, मतलब सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के जो एक्सोन होंगे उनको हम क्या कहेंगे? वो इकट्ठे होके क्या बनाएंगे? सेंसरी नर्व। उसके बाद मोटर नर्व जो है इसके अंदर मोटर न्यूरॉन सिर्फ होंगे, मतलब मोटर न्यूरॉन जो अभी हमने ऊपर पढ़ा सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, तो मोटर न्यूरॉन के एक्सोन ही सिर्फ मिलके मोटर नर्व बनाएंगे। उसके बाद मिक्स नर्व है, इसमें सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन के एक्सोन होंगे, इसको हम कहेंगे मिक्स नर्व कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जो डिवीजन है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रेन। ब्रेन क्या होता है? जैसे कि आपको पता है एनिमल में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल कर रहा होता है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ब्रेन असल में होता कहाँ है? ये हमारी जो स्कल का पार्ट है, क्रीनियम जिसको कहेंगे, बोनी पार्ट जो है उसके अंदर होता है। जो स्कल है वो प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। अब उसके बाद ब्रेन जो है वो कवर होता है 3 लेयर से, जिनको मेनिंजेस भी कहते हैं। वो मेनिंजेस जो हैं वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ब्रेन है वो असल में होता कहाँ है? वो स्कल के जिस पार्ट में होता है उसको क्रीनियम कहेंगे, और उस क्रीनियम के अंदर की तरफ ब्रेन को कवर किया होता है 3 लेयर्स में, जिसको कहते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस जो है वो एक तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं ब्रेन टिश्यू को। वो ऑक्सीजन किस तरह से? क्योंकि वो कैपिलरीज के ज़रिए वहाँ पे ब्लड होता है, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होगी, तो वो ब्रेन को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। अब उसके अलावा ब्रेन्स के अंदर फ्लूइड फिल वेंट्रिकल्स होते हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं?
यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही होगी जो सेंट्रल कैनाल होती है स्पाइनल कॉर्ड की, वहाँ पे ये फ्लूइड फिल वेंट्रिकल्स होते हैं। उसके बाद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनके अंदर फ्लूइड होता है जिसको क्या कहेंगे हम, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहेंगे। अब इस फ्लूइड के बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ब्रेन की जो डिवीज़न है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ब्रेन को फर्दर कितने रीजन में डिवाइड किया गया है ह्यूमन ब्रेन्स को, उसके अलावा जो दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं उनके ब्रेन को। तो इसमें आ जाता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। 3 मेन रीजन में ब्रेन को फर्दर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम जिसको डिस्कस करेंगे वो है फोर ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन है वो सबसे लार्जेस्ट एरिया है ब्रेन का और ये हाईली डेवलप होता है ह्यूमन बीइंग में। अब इसको आगे फर्दर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अभी हम ब्रेन पढ़ रहे हैं, ब्रेन की डिवीज़न हम पढ़ रहे हैं, उसको ब्रेन को मेन 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फोर ब्रेन को। फोर ब्रेन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का और हाईली डेवलप होता है ह्यूमन में, और इसको आगे फर्दर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है थैलेमस, थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के बाद सेरिब्रम। तो आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हर एक के पार्ट को कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे पहले थैलेमस को डिस्कस करेंगे, ये बिल्कुल सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये ब्रेन की, ये फोर ब्रेन है, इसके पार्ट हैं सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये जो पार्ट है इसको कहेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे ये वाला पार्ट जो नज़र आ रहा है आपको, ये है थैलेमस। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि थैलेमस के फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले तो जो थैलेमस है वो रिले सेंटर के तौर पे एक्ट करता है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके दरमियान। उसके अलावा ये जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है सेंसरी इम्पल्सिस से, सिर्फ नोज़ के अलावा बाकी जितने भी ये सेंसरी इम्पल्सिस से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है उसको नेक्स्ट सेरिब्रम की तरफ भेजता है। मतलब यहाँ पे ये प्रेजेंट है तो ये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सेरिब्रम की तरफ भेजेगा। उसके बाद ये पेन परसेप्शन, मतलब पेन जो है उसकी परसेप्शन की कहाँ पे हो रही है वो बताता है। उसके अलावा कॉन्शियसनेस में स्लीप और अवेकिंग, मतलब सोना और जागना, वो सारा इससे ये बताता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बिल्कुल मिड ब्रेन के ऊपर और थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वाला जो पार्ट है इसको हाइपोथैलेमस कह रहे हैं। ये बिल्कुल मिड ब्रेन के ऊपर और थैलेमस के नीचे प्रेजेंट है। अब इसका साइज़ कितना होता है, बिल्कुल एलमंड जितना, एक बादाम का साइज़ होता है उतना इसका ह्यूमन में उतना ही साइज़ होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हाइपोथैलेमस का है, ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान लिंक प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ पे ब्रेन में प्रेजेंट होता है उसके फंक्शन को कंट्रोल कर। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका काम क्या है, डिफरेंट तरह के जो हार्मोन है उसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करना। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके अलावा जो डिफरेंट फीलिंग्स जो हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे कि दुखी, अगर कोई परेशान हो रहा है, दुखी है तो उसकी फीलिंग, पेन, प्लेयर, सॉरो, तो ये जितनी भी ह्यूमन की फीलिंग्स होती हैं उनको भी कंट्रोल कर रहा होता है। अब उसके बाद आ जाते हैं सेरिब्रम की तरफ। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, स्केलेटन मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना, थिंकिंग, सोचना, सोचने की जो पावर है या जो सोचना है उसको कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस और इमोशंस को। अब सेरिब्रम को भी फर्दर डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में। अब सेरिब्रम को 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ऑल्फेटरी बल्ब है, जो इंटीरियर पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, उसको ऑल्फेटरी बल्ब कहते हैं, जो कि ऑल्फेटरी नर्व्स हैं उनसे इम्पल्सिस को रिसीव कर रहा होता है और जो स्मेल की सेंस है वो क्रिएट कर रहा होता है। ऑल्फेटरी बल्ब की वजह से क्या होगा, जो स्मेल की सेंस है वो क्रिएट होगी। ये कौन सा पार्ट है, जो इंटीरियर पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। उसके बाद आ जाते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स।
कॉर्टेक्स जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है, जो इसकी अपर लेयर होती है सेरिब्रल हेमिस्फेयर की, ये सेरिब्रम है, इसकी जो अपर लेयर होगी सेरिब्रल हेमिस्फेयर की उसको कॉर्टेक्स कहेंगे। यहाँ पे ग्रे मैटर होगा जिसमें ज़्यादातर जो है नर्वस सिस्टम की जो सेल बॉडी है वो नॉन माइलेटेड एक्सोन होंगे। माइलेटेड एक्सोन जो आपने पीछे पढ़ा है कि जिसके ऊपर माइलिन शीथ होती है, तो यहाँ पे जो कॉर्टेक्स में एक्सोन होंगे वो नॉन माइलेटेड एक्सोन होंगे और ग्रे मैटर होगा। उसके बाद वाइट मैटर, अब इस लेयर के बिल्कुल नीचे जो मैटर होगा उसको वाइट मैटर कहेंगे। वो वाइट मैटर जो है उसके अंदर माइलेटेड एक्सोन होंगे। तो यहाँ पे डिवीजन में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, सबसे पहले ऑल्फेटरी बल्ब जो इसका इंटीरियर पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर का, उसको ऑल्फेटरी बल्ब कहते हैं। वो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है ऑल्फेटरी नर्व से, जो कि जिसकी वजह से स्मेल की सेंस क्रिएट होती है। फिर जो इसका अपर लेयर होती है सेरिब्रम की, उसको क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहेंगे, जिसमें ग्रे मैटर होता है और नॉन माइलेटेड एक्सोन होते हैं। फिर उसके बिल्कुल नीचे जो मैटर होता है उसको वाइट मैटर कहेंगे, इस लेयर के जो बिल्कुल नीचे होगा वहाँ पे कौन से एक्सोन होते हैं, माइलेटेड एक्सोन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लोब्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब इसके फर्दर इसको लोब्स में डिवाइड किया गया क्योंकि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसका सरफेस एरिया काफ़ी होता है और वो फोल्डेड होते हैं, स्कल के अंदर वो फोल्ड करके कैले फिट होती है। इसको 4 लोब्स